चलो बच्चों, तो आज हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 14 शुरू करें, जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो ये जो चैप्टर है ना, हमारा एकदम सिंपल एनवायरनमेंट रिलेटेड ये चैप्टर है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जिसमें सबसे पहले हम लोग ये जाने कि एनर्जी किसे कहते हैं, व्हाट इज एनर्जी। तो सिंपल मीनिंग है इसका, जो हम लोग आगे के स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ते थे, कि एनर्जी मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कोई भी काम करने के लिए जो कैपेसिटी की जरूरत पड़ती है वो एनर्जी कहलाती है ना। एनर्जी का प्रॉपर क्लैरिफिकेशन हमें उनके टाइप से मिलता है कि एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स हैं। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो ऐसे कितने सारे एनर्जी के टाइप्स हैं, है कि नहीं। हम लोग आगे के स्टैंडर्ड्स में पढ़ते थे ना इनके बारे में। हम लोग इस चैप्टर में भी इसके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेंगे। और इसके अलावा लास्ट ईयर आप लोगों को एक ये लॉ आता था जिसे कहते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। ये लॉ के हिसाब से हम लोग ये जानते थे कि वर्ल्ड में जितनी भी एनर्जी है ना, वो एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ना कोई हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, ना कोई एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता रहता है। याद आ रहा है थोड़ा बहुत? लास्ट ईयर आपको एक ऐसा एक लॉ आता था जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते थे, कि हमेशा पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है वो एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, एक जितनी ही रहती है। ना हम एनर्जी को क्रिएट कर पाते हैं, ना हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर पाते हैं। बस एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। कि जब जो है वो कोई डैम बनाया जाता है ना, तो डैम बनाते वक्त उसके अंदर पहले पानी को स्टोर करके रखते हैं। पूरा डैम बनाते हैं मतलब वो रिवर के वाटर को उसमें स्टोर किया जाता है। वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। फिर वो जो स्टोर किया हुआ पानी है, उसे जब वो डैम के दरवाजे खोल देते हैं तो पानी ऊपर से जोर से नीचे गिरता है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी में होता है। फिर वो जो काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी की मदद से, मतलब उस पानी के चलने की मदद से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। मतलब समझो उस काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफॉर्म वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हुआ। फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, उस इलेक्ट्रिसिटी से फिर कोई भी ट्यूबलाइट या फैन वो चलते हैं। मतलब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर फिर किस में, लाइट एनर्जी में हुआ। फिर जब ये ट्यूबलाइट वगैरह जब जलती है, तो वो जलने के साथ थोड़ी थोड़ी गर्म भी हो जाती है ना, थोड़ी बहुत गर्म भी हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि वो लाइट एनर्जी का कन्वर्ट फिर किस में हुआ, हीट एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हुआ, तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, है कि नहीं। मतलब हमेशा एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है। ना हम कोई एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, ना कोई हम एनर्जी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना। तो क्वेश्चन यहाँ आता है कि भाई पूरे, अगर वर्ल्ड में, पूरी यूनिवर्स में टोटल एनर्जी एक जितनी है, इक्वल है, तो फिर हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं सेव एनर्जी। हाँ, सेव एनर्जी, सेव फ्यूल्स। हमें फ्यूल से भी तो एनर्जी मिलती है ना। जैसे गाड़ी में जो है वो पेट्रोल डलता है, तो उस पेट्रोल से भी एनर्जी मिलती है, तभी तो गाड़ी चलती है ना। बरोबर ना, ये फ्यूल कहलाए ना उसके लिए। तो ऐसा सेव एनर्जी, सेव फ्यूल ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमेशा एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म तो होता है, लेकिन कितनी बार उस प्रोसेस को है ना रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसीलिए फिर ऐसे सेव एनर्जी ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे कि देखो, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ये लाइट वगैरह जलती है। सिंपल सा एक एग्जांपल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट जलती है, ये ट्यूबलाइट जलती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्म वो किस में हुआ, लाइट एनर्जी में। फिर वो ट्यूबलाइट जलने की वजह से वो थोड़ी बहुत ट्यूबलाइट गर्म भी हो जाती है, मतलब लाइट एनर्जी का कन्वर्ट होता है फिर किस में, हीट एनर्जी में। ठीक है ना। लेकिन वो जो हीट एनर्जी बनती है ना, क्या उसी हीट एनर्जी को फिर से रिवर्स करके आप लोग लाइट एनर्जी क्रिएट कर सकते हो? कि जैसे ट्यूबलाइट थोड़ी सी गर्म गर्म हो गई, क्या उसी गर्मी का यूज करके फिर से इलेक्ट्रिसिटी बना सको आप लोग, फिर से लाइट क्रिएट कर सको? ऐसा है? नहीं होता ना ऐसा। कि देखो, कि जैसे कोई भी डैम चलाते वक्त, जैसे डैम जब जो है वो उसमें से पानी छोड़ा जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फिर काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लेकिन क्या उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फिर से काइनेटिक या फिर से पोटेंशियल एनर्जी, मतलब उस प्रोसेस को रिवर्स आप लोग कर सकते हो क्या पूरी?
नहीं ना। तो इसी वजह से भले एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म इस तरह से होता है कि उसका फिर से रीयूज नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता? रीयूज नहीं हो पाता। इसी वजह से वो एनर्जी को सेव करने के लिए कहते हैं हम लोग। ये कॉन्सेप्ट तो अभी ये स्टार्टिंग में हुआ सिर्फ, इस चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले एक टॉपिक देखें तो एक टॉपिक आता है जिसे कहते हैं व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। कि सबसे गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या कहलाता है? सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब कि कोई भी चीज़ में आपको जो एनर्जी की ज़रूर है, वो एनर्जी आपको कहाँ से मिल रही है, वो आपका सोर्स कहलाए ना। जहाँ पर भी आपको एनर्जी की ज़रूरत है तो वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी, वो आपके लिए आपका सोर्स है। कि जैसे गाड़ी को जो है वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो वो फ्यूल में से, पेट्रोल में से। तो पेट्रोल उसके लिए सोर्स कहलाया ना, बराबर ना। आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो आपको एनर्जी मिलती है फूड में से, खाने में से। तो आपके लिए वो आपका सोर्स कहलाया। लेकिन सबसे गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या कहलाता है कोई भी चीज़ चलाने के लिए? जैसे घर में जो है वो अगर गैस चलाना हो खाना बनाने के लिए, तो उसमें भी तो एनर्जी चाहिए ना। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, कौन सा सोर्स यूज़ करें? कि अगर खाना तैयार करना है तो ऑप्शन बहुत सारे हैं। कि जैसे गैस आता है तो उस गैस के थ्रू भी, पहले के टाइम में पता है वो लकड़े जलाते थे या तो कोल जलाते थे, तो खाना तो उससे भी तैयार होता था ना। लेकिन कौन सा सोर्स ज़्यादा यूज़फुल है या तो ज़्यादा अच्छी तरह से उसका यूज़ हो सकता है, ऐसा कैसे हम लोग डिसाइड करें? कि खाना बनाने के लिए कोल का पहले यूज़ होता था, लकड़ों का पहले यूज़ होता था, तो वो बंद करके गैस का यूज़ करना क्यों शुरू किया? या तो अगर कोई गाड़ी चलानी है तो गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल ही क्यों, और कोई सोर्स क्यों नहीं यूज़ कर सकते? तो ऐसे कोई भी चीज़ में एनर्जी की ज़रूर हो तो वो एनर्जी का सबसे बेस्ट सोर्स कौन कहलाता है? तो उसके लिए कोई भी एनर्जी सोर्स होता है ना, तो उस एनर्जी सोर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि उसकी कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो क्वालिटीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। कि अगर ये क्वालिटीज़ उन सोर्सेज में हो ना, तो वो सबसे गुड सोर्स कहलाते हैं। जैसे कि वो एनर्जी रिसोर्सेज वो हाई कैलोरीफिक वैल्यू के होने चाहिए। हाई कैलोरीफिक वैल्यू मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देने चाहिए। ठीक है ना। कि जब उसको जलाया जाए या उनमें से जब एनर्जी क्रिएट की जाए, तो सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन में, थोड़े से यूज़ में और ज़्यादा प्रपोर्शन में जो है वो एनर्जी क्रिएट होनी चाहिए। अब जैसे घर में चूल्हा जलाने के लिए पहले के टाइम में लकड़े यूज़ होते थे। अब जितने लकड़े यूज़ होते हैं उसके कंपैरिजन में जितना गैस से जो है वो चूल्हा जलता है, तो किस में कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हुई? क्या लकड़े जलाने से ज़्यादा गर्मी मिलेगी, कि फिर ये गैस जलाने से ज़्यादा गर्मी मिलेगी? तो ऑफ कोर्स गैस से। इसलिए तो वो लकड़ों का यूज़ करना फिर बंद हो गया ना। या जैसे कोयले का यूज़ करना भी बंद हो गया ना, क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है। कि उसमें से वो समझो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे और गर्मी बहुत कम देते थे। जबकि अब जो गैस, जो एलपीजी सिलेंडर्स आते हैं वो यूज़ कम होते हैं और गर्मी ज़्यादा देते हैं, एनर्जी ज़्यादा देते हैं। तो इसलिए कोई भी जगह पर ऐसा ऐसा सोर्स यूज़ करना चाहिए जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो। दूसरा, लेस स्मोक, कि उसे जलाते वक्त उसमें से स्मोक नहीं होना चाहिए या तो कम से कम होना चाहिए। पहले के टाइम में वही खाने का ही एग्जांपल बता रहा हूँ कि पहले लकड़े से या तो कोल से जब अपना चूल्हा जलाते थे घर का, तो उसमें धुआं कितना निकलता था लकड़ी का और कोल का। अब जब गैस जलाते हैं तो उसमें से इतना धुआं निकलता है, जो ब्लैक कलर का स्मोक निकलता है उसमें से, नहीं ना। ऐसे एलपीजी सिलेंडर में तो नहीं ना। आप ट्रेन की बात करो, जैसे ट्रेन चलती है, पहले के टाइम में कोल से ट्रेन चलती थी, कोयले से, तो धुआं भी तो उतना ही निकलता था ना ट्रेन में से। ठीक है। लेकिन अब जो ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है तो इलेक्ट्रिसिटी से स्मोक निकलता है, नहीं है ना वो। तो इसलिए ऐसा सोर्स यूज़ करना चाहिए जिसमें स्मोक भी कम हो। लेस रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग, कि जलने के बाद आखिरी में कुछ रेसिड्यू मतलब कि राख न बच जाए। लकड़ी को, कोल को, ऐसी चीज़ों को जलाए ना तो आखिरी में राख बच जाती है। ठीक है ना, एशेस बच जाते हैं जो यूज़ नहीं होते, उल्टा वो समझो कचरा बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे सोर्स यूज़ करने चाहिए कि जिनमें आखिरी में कोई भी ऐसा रेसिड्यू ना बचे। अब जैसे वही एलपीजी सिलेंडर का घर का खाना बनाने के लिए यूज़ करते हो,
तो क्या वो गैस का चूल्हा जब जलाते हो तो आखिरी में नीचे राख राख बच जाती है क्या? चूल्हे के नीचे राख पड़ी होती है क्या? नहीं होती ना। तो ऐसा सोर्स यूज करना चाहिए कि जिसमें कोई भी रेसिड्यू, कोई भी आखिरी में कुछ बचे नहीं। उसके बाद इजी अवेबिलिटी। इजी अवेबिलिटी मतलब हर जगह पे इजीली मिल जाए, उसे ढूंढने के लिए दूर दूर भटकना न पड़े, या उसे जो है वो ढूंढने के लिए काफ़ी मेहनत न करनी पड़े। इजीली, आसानी से हमें वो मिल जाए, ऐसा सोर्स होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद इनएक्सपेंसिव या तो इकोनॉमिकल होना चाहिए, कि ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर महंगा सोर्स होगा तो भी वो कौन से काम का। भले वो एनर्जी ज़्यादा दे रहा है लेकिन फिर उसका यूज़ हर कोई नहीं कर पाएंगे ना। वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं कहलाएगा, क्योंकि हर कोई उसका यूज़ नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए वो सोर्स ऑफ एनर्जी कैसा होना चाहिए? इनएक्सपेंसिव या तो इकोनॉमिकल, के बिना खर्चे का या तो एकदम कम खर्चे का होना चाहिए वो। इसके अलावा इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, ऐसा होना चाहिए कि जिसको इजीली कहीं पर भी स्टोर कर सके या तो ट्रांसपोर्ट कर सके उसको इजीली। जैसे गैस है तो गैस को भी गैस के सिलेंडर में इजीली भर के उसको एक से दूसरी जगह ले जा सकते हैं ना। तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वही कहलाते हैं कि जिनके अंदर ये सब क्वालिटीज़ हो, तो वही सबसे अच्छे जो है वो सोर्स कहलाते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग इस चैप्टर में इन्हीं सोर्स के बारे में शुरू करें। हमारे चैप्टर का नाम ही जो है वो सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कि जिनमें जनरली हमें इस चैप्टर में दो टाइप के सोर्सेस ऑफ एनर्जी देखने हैं। दो टाइप के ये एनर्जी सोर्स देखने हैं, कि जिनमें एक आता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरा आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो क्या कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो कहलाता है कि जनरली जो नॉन रिन्यूएबल है। क्या कहलाता है? नॉन रिन्यूएबल। मतलब एक बार आप उनका यूज़ कर दो ना, तो दूसरी बार आप उसका यूज़ कर पाते नहीं हो, तो वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाते हैं। समझ रहे हो ना? पहले आपको आता था ना ऐसा नॉन रिन्यूएबल, कि जो एक बार ख़त्म हो गए तो उसको फिर से बना सकते नहीं है। तो ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिनमें आते हैं फॉसिल फ्यूल्स, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट्स एट्सेट्रा। ये सब कैसे कहलाते हैं? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और दूसरे आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी कि जो हमेशा हमेशा हम लोग उसका यूज़ कर पाते हो, कि जिसका जितना भी यूज़ करो वो चीज़ें ख़त्म नहीं होती। जिसका जितना भी यूज़ करो वो चीज़ें ख़त्म नहीं होगी, तो वो क्या कहलाता है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है। बराबर ना? तो हम लोग अब एक एक करके इन सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में समझे, कि जिनमें सबसे पहले कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की ही शुरुआत करते हैं। कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहले आते हैं फॉसिल फ्यूल्स। क्या आते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स का मतलब क्या? जनरली फॉसिल फ्यूल्स हम लोग इन्हें मानते हैं, नेचुरल गैस, कोल, ऑयल या पेट्रोलियम, ये हमारे लिए फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। ये फॉसिल फ्यूल्स का मतलब क्या होता है? कि ज़मीन के अंदर से हमें ये नेचुरली मिलते हैं। आज से लाखों करोड़ों साल पहले, कि जब यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो एनिमल्स, जो प्लांट्स थे, उनकी डेथ के बाद उनकी डेड बॉडीज वगैरह जो है वो ज़मीन के अंदर दब गई। और लाखों करोड़ों सालों में उनके ऊपर कंटिन्यूसली अर्थ का प्रेशर पड़ता रहा। ज़मीन का, अर्थ का प्रेशर उनके ऊपर कंटिन्यूसली जो है वो आता रहा। और उस प्रेशर की वजह से धीरे 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 उनका कन्वर्ट जो है वो इन फ्यूल्स में हो गया। इसी वजह से डेड बॉडीज में से ये फ्यूल्स बने हैं ना, तो इसी वजह से हम लोग इसे कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स, कि ये डेड बॉडीज में से तैयार हुए हैं। जनरली डेड बॉडीज में से जो सॉलिड फॉर्म में ये तैयार होते हैं ना फॉसिल फ्यूल्स, वो कोल के फॉर्म में होते हैं, कोयला जैसे हम लोग कहते हैं। लिक्विड फॉर्म में जब ये फॉसिल फ्यूल्स तैयार होते हैं तो वो जनरली ऑयल होते हैं, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जिसे हम लोग कहते हैं ना। और उन्हीं में से जब गैसियस फॉर्म बनता है तो वो ये नेचुरल गैस कहलाता है। आज के टाइम में आज के टाइम में इन फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ सबसे ज़्यादा है। फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ सबसे ज़्यादा है जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है ना। मतलब जब से इंडस्ट्रीज़ बनी है, तो उन इंडस्ट्रीज़ में हर एक काम के लिए किसका यूज़ होता है? इन फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ होता है ना। पेट्रोलियम का, कोल का। जो बड़ी बड़ी क्या कह सकते हैं मशीनें चलाने के लिए, फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए इन्हीं का ही यूज़ होता है।
पहले के टाइम में तो पता है ना, वो रेलवे और मतलब ये ट्रेन चलती थी, बस चलती थी, तो वो भी इनमें। आज भी तो जो पूरे देश में जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं, पूरे वर्ल्ड में भी कहो ना अगर, जो भी गाड़ियां वगैरह चल रही हैं तो वो भी तो अभी तक इन पेट्रोलियम के थ्रू ही चल रही है ना। तो ये सब फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू ही तो ये सब यूज होता है ना। आज के टाइम में कोल और पेट्रोलियम ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फॉसिल फ्यूल्स हैं। लेकिन ये फॉसिल फ्यूल्स कैसे कहलाते हैं? तो ये जनरली नॉन रिन्यूएबल है। कैसे हैं? नॉन रिन्यूएबल मतलब कि जिनका अगर एक बार यूज़ करो ना, तो उसके बाद फिर से इसका यूज़ नहीं कर सकते। मतलब ज़मीन के अंदर जितना कोल जितना पेट्रोलियम भरा हुआ है ना, उतना ही है। उसके बाद फिर से ज़मीन के अंदर नेचुरली ये कोल और पेट्रोलियम नहीं बन पाएगा। अगर वो स्टॉक एक बार ख़त्म हो गया, मतलब ज़मीन के अंदर से अगर ये कोल और पेट्रोलियम एक बार ख़त्म हो गया, तो वो फिर से तैयार नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं तैयार हो पाएगा? क्योंकि इन्हें तैयार होने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। तो इसी वजह से ये कैसे कहलाते हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाते हैं। बराबर ना? और दूसरा दूसरा इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ये है कि ऐसे फॉसिल फ्यूल का यूज़ करने से पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। ये बात सही है कि इनसे एनर्जी काफ़ी अच्छी तरह से मिलती है, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा और काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट तो देखो ना, मतलब इसका डिसएडवांटेजेस तो देखो ना आप। डिसएडवांटेजेस ये है कि इनमें से पॉल्यूशन कितना सारा होता है कि जनरली फैक्ट्रियों में, कंपनियों में जब जो है वो ऐसे फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं, तो उनमें से उन फैक्ट्रियों में से निकलने वाला धुआं, तो वो आसपास कितना ज़्यादा जो है वो एयर पॉल्यूशन फैलाता है। और इनमें से जनरली ऐसे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, जो हार्मफुल गैसेस हमें हर तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। जब गाड़ियां भी चलाई जाती है तो गाड़ियों में से भी तो ऐसे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं ना। तो वो गैसेस लोगों में जो है वो अस्थमा जैसी बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है? अगर जो है वो आंखों में ऐसे गैसेस या ऐसा धुआं ज़्यादा जाए तो ब्लाइंडनेस भी हो जाती है कि नहीं? और कितनी सारी बीमारियां जो है वो ऐसे गैसेस की वजह से फैलती हैं। तो भले फॉसिल फ्यूल जो है वो हमारे लिए इतना सही है, भले यूज़फुल है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। एक तो वो नॉन रिन्यूएबल है, ख़त्म हो गया तो फिर से बन नहीं पाएगा। और दूसरा कि उनसे नुकसान भी तो इतना ज़्यादा होता है कि नहीं? इसी वजह से तो हमेशा ये ट्राई किया जाता है ना कि इन फॉसिल फ्यूल्स के ऑप्शंस ढूंढे जाए। इसकी जगह पर दूसरा क्या फाइंड किया जाए कि जिससे जो है काम तो उतना ही होता रहे, लेकिन इन फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ ना हो, ये पॉल्यूशन कम हो जाए। बराबर ना? इनके ऑप्शंस ढूंढते रहते हैं ना। और इनके ऑप्शंस ढूंढने के ना कुछ सिंपल तरीके भी आपको दिए हुए हैं। जनरली फॉसिल फ्यूल का यूज़ किस वजह से और क्यों होता है ना, वो आपको एक एग्जाम्पल की तरह यहाँ समझाया हुआ है। आपको एक टॉपिक है छोटा सा बीच में कि मॉडल ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, कि सपोज इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी का। अब इसका यूज़ समझो तो बहुत सारी जगह पर है, फॉसिल फ्यूल का यूज़ तो बहुत सारी जगह पर है। लेकिन एक एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू समझते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी हो, तो उसके लिए एक छोटा सा मॉडल आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा करते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, मतलब हीट के थ्रू। कि अगर घर पे ही एक एग्जांपल किया जाए ना, कि घर पे जो है वो एक छोटा सा प्रेशर कुकर लिया जाए, कि जैसे आपके यहाँ पर ड्राइंग में दिया हुआ है वैसा। उस प्रेशर कुकर के साथ में एक स्टीम पाइप डाल दे, है ना, उसके ऊपर लगा दे, कि जहाँ पे प्रेशर कुकर की सीटी आती है उसकी जगह पर एक स्टीम पाइप लगा दे, कि जो भी स्टीम जो भी धुआं निकलेगा ना, वो इस पाइप के थ्रू निकलेगा। और उस स्टीम पाइप के साथ जहाँ पे वो स्टीम निकले उसके पास में एक टरबाइन लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए? टरबाइन। और वो टरबाइन भी अगर जो है वो नहीं समझ में आता हो ना, तो जैसे इसमें दिया हुआ है कि बीच में एक टेनिस बॉल रखा हुआ है, और उस टेनिस बॉल के आसपास तीन जो है वो मेटल शीट लगा दी, मेटल की पट्टियां लगा दी, तो ये एक टरबाइन तैयार हो गया। टरबाइन मतलब एक तरह का व्हील ही हुआ जो जल्दी से घूम सके। तो ये टरबाइन तैयार हो गया ना। बरोबर ना? उस टरबाइन के साथ में कनेक्ट किया जाए एक डायनेमो। डायनेमो वो कहलाता है कि जो इस टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। ये टरबाइन घूम रहा है, ये टरबाइन अगर घूम रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हुई। और ये डायनेमो क्या करता है? तो ये एक मशीन जो इस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा कि जिससे आगे ये बल्ब जल पाए। बरोबर?
तो जैसे ही इस प्रेशर कुकर को गर्म करेंगे ना, तो उसमें से स्टीम निकलेगी। जो धुआं निकलेगा तो वो स्टीम पाइप के थ्रू ये धुआं जोर से प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा। आप लोगों को घर पे ही पता है कि घर पे जैसे प्रेशर कुकर रखा जाता है तो उसमें जब सीटी बजती है तो कितनी जोर से प्रेशर के साथ वो हवा निकलती है ना। तो वही प्रेशर के साथ हवा वो यहाँ पे निकलेगी, और वो जैसे ही हवा निकलेगी ना, तो उसकी प्रेशर की वजह से ये टरबाइन घूमने लगेगा। ये जो टरबाइन, ये जो व्हील होगा, ये व्हील घूमने लगेगा जोर से। जैसे ही ये घूमेगा ना, तो उसके साथ जुड़ा हुआ ये डायनेमो वो इसकी काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और जितनी जोर से ये घूमता रहेगा उतनी देर तक और उतनी ही जल्दी ये बल्ब भी जलता रहेगा। ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसकी वजह से पैदा होती है? तो वो एक चीज़ यहाँ पर समझ में आती है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो सिर्फ फॉसिल फ्यूल की वजह से पैदा नहीं हुई। वो किसकी वजह से पैदा हुई पता है? इसे टरबाइन की वजह से। और ये टरबाइन किससे घूमा? तो टरबाइन घूमा इस स्टीम की वजह से। और ये स्टीम किससे आई? तो स्टीम आई इस हीट की वजह से। और ये हीट देने के लिए फिर कोल और पेट्रोलियम का यूज़ होता है। मतलब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है ना, उसमें क्या किया जाता है पता है? बस ऐसा ही प्रेशर कुकर ही होता है कि जिस प्रेशर कुकर को कंटिन्यूसली गर्म करने रहने के लिए ना, उसमें कोल और पेट्रोलियम डाला जाता है, उसके नीचे रखा जाता है। मतलब कि जिससे ये प्रेशर कुकर कंटिन्यूसली गर्म होता रहे। और उसके साथ ऐसा टरबाइन रख दिया जाता है कि जितनी देर टरबाइन घूमता रहेगा उतनी देर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती रहेगी। तो पॉइंट यही है ना कि अगर जो है वो ये टरबाइन घुमाना ही है, तो उसके लिए कोल पेट्रोलियम का यूज़ क्यों करें? उसकी जगह पर और कोई भी तो चीज़ यूज़ कर सकते हैं ना। मेन पॉइंट यही है कि ये टरबाइन जो घूमेगा, ये मशीन, ये व्हील जितनी देर घूमती रहेगी उतनी देर यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती रहेगी। बराबर ना। तो इसे व्हील को घुमाने के लिए इतना ज़्यादा कोल, इतना ज़्यादा पेट्रोलियम यूज़ करने की ज़रूर क्या है? कि उसकी जगह पर और कोई सोर्सेस भी तो ढूंढ सकते हैं ना। जैसे प्रेजेंट टाइम में ये सोर्स ढूंढे जाते हैं कि अब घुमाना ये व्हील ही है, तो इसे कोल पेट्रोलियम की जगह पर पानी से व्हील घुमाओ। कि जैसे यहाँ पे हवा छोड़ी जाती है ना, ऊपर से डैम से जो है वो पानी छोड़ा जाएगा इसके ऊपर। और जैसे ये डैम से पानी छोड़ा जाएगा तो भी तो ये मशीन घूमेगी ना, ये व्हील घूमेगा। उससे जो है वो एनर्जी क्रिएट होगी, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी। या तो पता है वो विंड मिल आती है, कि जो वो पवन चक्की जिसे कहते हैं विंड मिल, बीच खेतों में बड़ा सा जो है वो पंखा लगा दिया जाता है। नेचुरल हवा से वो पंखा घूमता रहता है और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती रहती है। तो ऐसे कोल और पेट्रोलियम का यूज़ कम होता जाएगा ना। समझ आ रहा है ना। लेकिन फिलहाल जहाँ पे ये यूज़ होता है ना, वो एक पॉइंट दिया हुआ है हमें कि थर्मल पावर प्लांट। यहाँ पे एक पॉइंट है थर्मल पावर प्लांट। यहाँ जैसे ये फैक्ट्रियाँ देख रहे हो ना, ये वही थर्मल पावर प्लांट है कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। लेकिन किसके थ्रू? तो कोल और पेट्रोलियम के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। पैदा तो होती है लेकिन किसके? कोल और पेट्रोलियम के थ्रू। इन मशीनों में या इन फैक्ट्रियों में, जैसे आप ये फैक्ट्रियाँ देख रहे हो, वैसे एक जगह नहीं हज़ारों जगह पर हैं। इन फैक्ट्रियों में कंटिन्यूसली कोल और पेट्रोलियम को जलाया जाता है कि जिससे जो है वो धुआं निकलता रहे। और उस धुएं से उस टरबाइन को घुमाकर, जैसे आगे फोटो में देखा था, कि उस धुएं से उस टरबाइन को घुमाकर और इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते रहते हैं। तो ये थर्मल पावर प्लांट वो होता है कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है लेकिन कोल और पेट्रोलियम का यूज़ करके। तो जिसमें कितना ज़्यादा जो है वो पॉल्यूशन भी तो क्रिएट होता है ना। भले इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है लेकिन उसके साथ साथ पॉल्यूशन भी उतना ही क्रिएट होता है। इसलिए थर्मल पावर प्लांट की जगह पर अब यूज़ किया जाता है ये हाइड्रो पावर प्लांट। क्या यूज़ किया जाता है? हाइड्रो पावर प्लांट। कि इसमें वही टरबाइन घुमाया जाता है लेकिन किसके थ्रू? हाइड्रो मीन्स वाटर के थ्रू। कि अब बड़ा सा डैम बनाया जाता है, कि जैसे आपके टेक्स्ट बुक में ये एक मॉडल दिया हुआ है कि यहाँ पर ये रिजर्वरीज रखी जाती है। मतलब जहाँ पे डैम में पानी स्टोर किया जाता हो वो प्लेस। फिर ये जो डैम के गेट होते हैं ना, मतलब जो दरवाजे होते हैं, वो दरवाजे खोल दिए जाते हैं कि जिससे वो पानी जोर से पूरे प्रेशर के साथ जो है वो यहाँ इस टरबाइन पे पहुँचता है। यहाँ पे बड़ा सा टरबाइन रखा जाता है कि जैसे ही पानी इसके ऊपर आएगा ना, तो वो इस टरबाइन को जोर से घुमाएगा। यहाँ जो ये टरबाइन है कि इस टरबाइन को वो जोर से घुमाता रहेगा।
और पानी तो आगे नदी में बह जाएगा, उसकी तो कोई चिंता ही नहीं है ना, कोई खर्च नहीं, या तो फिर क्या कह सकते हैं कि कोई उस पानी का वेस्ट भी नहीं। ये टरबाइन जोर से जितना घूमेगा उतना यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती रहेगी। यहाँ पे ये पावर हाउस जनरेटर रखे जाते हैं कि जहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती रहे, और वही फिर इलेक्ट्रिसिटी पूरे सिटीज़ में पहुँचाई जाती है। बराबर ना, जैसे यहाँ पे भी ये दूसरे फोटो में जैसे देख रहे हो, ऐसे रियल जो डैम है उस डैम में से जोर से पूरे प्रेशर के साथ पानी नीचे फेंका जाता है, और नीचे रखे जाते हैं टरबाइन, काफ़ी बड़े टरबाइन, पूरे रूम जितने बड़े टरबाइंस रखे जाते हैं, कि जैसे वो टरबाइन घूमते हैं और उससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। बराबर ना। तो देखो, ये एक सही बात है कि अब इसमें कोल पेट्रोलियम वगैरह यूज नहीं होते, तो इनसे जो हमने पहले देखा ना थर्मल पावर प्लांट, वो जनरली कहलाता है कौन सा पता है, नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि उसमें कोल पेट्रोलियम वगैरह एक बार खत्म हो गया तो उसके बाद तो फिर वो यूज नहीं कर सकते ना। लेकिन जो ये हाइड्रो पावर प्लांट है ना, ये भी जनरली नॉन रिन्यूएबल कहलाता है। हाइड्रो पावर प्लांट, तो ये भी नॉन रिन्यूएबल। तो ये क्यों नॉन रिन्यूएबल, इसमें तो यूज पानी का होता है, पानी तो कभी खत्म ही नहीं होगा, तो ये नॉन रिन्यूएबल क्यों कहलाता है। तो इस वजह से कि भाई पानी चलो खत्म नहीं होगा कभी भी, ये बात सही है, लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन है ना, ऐसा कंस्ट्रक्शन दोबारा बनाना वो बहुत ही मुश्किल होता है। इतना बड़ा जब डैम बनाया जाता है ना, तो उसे डैम बनाने के बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। कि पहली बात, एक तो डैम बनाने के लिए काफ़ी बड़ा एरिया खाली करना पड़ता है, डैम कोई छोटे से एरिया में नहीं बन जाता। ठीक है, काफ़ी बड़ा एरिया, काफ़ी ऐसे समझो एक दो तीन गांव जो है वो पूरे के पूरे खाली करके और उस प्लेस पर डैम बनाया जाता है। तो इतना प्लेस जब खाली किया जाता है तो उन लोगों को भी तो नुकसान होता है ना, उन लोगों का जो है वो घर बार वगैरह छूट जाता है। या तो कोई अगर जंगल के एरिया में बनाया जाए तो पूरे के पूरे जंगल काटने पड़ते हैं ये डैम बनाने के लिए, है कि नहीं। और डैम बनाना बहुत बड़ा रिस्क है कि अगर बाय चांस डैम टूट जाए ना, तो उसकी वजह से जो है वो क्या होता है कि इतना पानी एक साथ आ जाता है कि भाई पूरा का पूरा शहर डूब जाए, है ना। आपके शहर में जो डैम है, बराबर, ये डैम अगर बाय चांस किसी दिन टूट गया ना, तो समझो पूरी की पूरी सिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इनसे डैम बनाना चलो ठीक है, यूजफुल, इसके यूज बहुत सारे हैं, लेकिन उतने ही ज़्यादा है इसके नुकसान भी हैं। बरोबर ना। इसीलिए डैम नॉन रिन्यूएबल इसी वजह से कहलाता है, क्योंकि एक बार अगर ये डैम बनाया ना और अगर ये टूट गया, तो फिर से इसको बनाना वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, कि इतना बड़ा डैम जो है वो फिर से अब कैसे बनाया जाए। इसीलिए पानी चलो नॉन रिन्यूएबल नहीं है, कि वो तो फिर से मिल जाएगा, वो तो रिन्यूएबल है, लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन है ना वो नॉन रिन्यूएबल कहलाता है। इसी वजह से तो ये हाइड्रो पावर प्लांट वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में लिखा जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट वो किस में लिखा जाता है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में। उसी टॉपिक में पढ़ रहे हैं ना, बराबर ना। तो देखो, आज ये हमने समझे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जो फ्यूचर में ख़त्म हो जाएंगे, या तो जिनका एक बार ही यूज़ कर सकते हैं दूसरी बार नहीं। अब जो दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, उनके बारे में अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।